चिकन पॉक्स जब होती है या इवन मीजल्स जब होती हैं, उसमें भी स्किन में रैशेज आ जाती हैं। तब भी मैंने देखा लोग कोई दवाई लेना पसंद नहीं करते। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये एक तो स्किन के ऊपर होती है, एक नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन बहुत सुनने को आता है। फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ ही हर्पीज के बारे में भी बच्चों को डायपर लगाना पड़ता है, और वो डायपर बहुत रेगुलरली यूज किया जा सकता है। मान लीजिए ऑलमोस्ट दिन में 24 घंटा यूज होता है, तो वो डैमेज करता है बच्चे। बिल्कुल। स्किन पे कुछ सफेद सफेद धब्बे से पड़ जाते हैं। प्रोफेशनल मेकअप कराते हैं, वो मेकअप किट यूज होती है, वही ब्रशेस यूज होते हैं एक के बाद एक सब पे। पार्लर्स में जाके जब हेयर कटिंग वगैरह ली जाए तो वही ब्रश, वही कंघी सबके यूज होती है। हाँ जी, वो वही कारण है। जब उससे भी फर्क पड़ेगा। बेसिकली स्कैल्प में भी वॉट्स होते हैं। जसवीरा स्टॉक जोन पे हम आपके साथ हर बार एक नया एपिसोड लेके और एक नया टॉपिक लेके जरूर जुड़ते हैं, और कई सारे टॉपिक्स हम बना चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप उस पॉडकास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, अ गुड रिलेटिव भी पूरी कर सकते हैं। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसवीरा स्टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। हमारा स्किन इतना सेंसिटिव है कि कभी कभी स्किन के ऊपर कोई छोटी सी रैश हो जाती है, कोई छोटा सा रेड स्पॉट आ जाता है, छाला पड़ जाता है, और हमें ये नहीं पता चलता कि ये चीज़ क्या है। आज डॉक्टर साहब के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कैसे एक माँ और बच्चा सिर्फ 1.5 महीने का इतना तड़फे एक छोटी सी बीमारी जिसको वो स्केबीज कहते हैं, जिसका इलाज कुछ भी नहीं था, केवल एक मलहम। और वो तड़फे क्यों? क्योंकि उनको लगा कि शायद माता आ गई। माता मतलब चिकन पॉक्स आ गई। और चिकन पॉक्स का हमारे कल्चर में और हमारे कई जगहों पे इतना ज़्यादा भ्रांति है कि उसका झाड़ा करवाएंगे, उसको किसी देसी दवाई खिलाएंगे, कुछ और ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, पर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अमित गुप्ता जी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं विषयों के ऊपर बात करने आए हैं। वो आज हमें विस्तार से बताएंगे कि स्केबीज क्या है, फंगल इन्फेक्शन क्या चीज़ है, कैसे इंसान को बारिशों में या वैसे भी, जिसको हम सिंपल अगर हिंदी में कहें तो उर्ली लग जाना, चमड़े पे, अपनी स्किन पे एक तरह की फंगस लग जाना, और फंगस को जब हम इग्नोर करते हैं तो कैसे वही फंगल ट्रीटमेंट जो कि आपको 5 गोलियों में या 10 गोली या जितना भी उसका कोर्स है उसके बाद में आराम दे सकता था, वो अब आपको सालों साल करना पड़ रहा है, और वो एक क्रोनिक मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली इन्फेक्शन बन जाती है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है, इन सब चीज़ों से हमें सतर्क रहना है, और यही कारण है कि आज इस पॉडकास्ट में हमने स्पेशली डॉक्टर अमित गुप्ता जी से ल्यूकोडर्मा, जिसको हम विटिलिगो कहते हैं, सफ़ेद धब्बों से लेके स्केबीज, फंगल इन्फेक्शंस, हर्पीज़,
वगैरह और सोराइसिस जैसी बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली, ताकि आप ना केवल अपने आप को तो इस जानकारी से प्रोटेक्शन बचा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी इसमें प्रोटेक्शन की बातें हैं, पर अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो जो हमारे समाज में प्रचलित भ्रांतियां हैं उससे भी आपको क्लैरिटी हो जाती है कि ये खाली भ्रांति है या ये एक फैक्ट है। सो आप ज़रूर हमारे साथ बनिए जसवीरा's टॉक जोन पे, और इस पॉडकास्ट का आप पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार। Delighted to have you on our sets again, in the studio again. और मुझे पता है कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बावजूद उसके आप हमारे पास यहाँ आते हैं और हमारे पॉडकास्ट पे वो सब इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमारे व्यूअर्स ना केवल उससे बहुत सीखते भी हैं, पर उनके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। तो आजकल डॉक्टर साहब क्या चल रहा है स्किन में? आपको आजकल सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? स्किन में सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, मतलब हर तरह की है, लेकिन जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं आजकल इस मौसम में बढ़ जाती हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो एक दूसरे से फैलने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़, स्केबीज़ के पेशेंट काफ़ी आते हैं। तो जो स्केबीज़ बेसिकली वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आज सुबह ही मैंने एक पेशेंट देखा, मदर और एक 1.5 महीने का बच्चा था। सो वो दोनों सर से लेके पाँव तक पूरा उसकी स्किन पूरी इची हो रखी है। बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, रो रहा है, और उसको सिंपल एक बीमारी है स्केबीज़, जिसको हम सिर्फ एक सिंगल नाइट एप्लीकेशन ऑफ क्रीम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपना लोकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, झाड़ फूँक करा रहे हैं कि ये माता है, और वो बच्चे की मदर की ये हालत है कि वो दीवारों में सर मार रही है कि मेरे चींटियाँ निकल रही हैं बॉडी में से। उसको पता ही नहीं है कि उसको इतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है, और कोई उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा। तो जो ऐसी डिजीज़ हैं जिसको हम क्योर कर सकते हैं। और 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा है, नहीं उसको तकलीफ है। वो पूरा सर से लेके पैर तक पूरा ही उसकी इची लीजन्स हैं, पूरी एक्सकोरिएटेड स्किन, छोटे छोटे दाने छाले बने हुए हैं स्किन के ऊपर। और उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ एक सिंगल नाइट एप्लीकेशन ऑफ क्रीम है। अगर आप 8 घंटे ट्यूब लगाओगे तो वो सारे उसके पैरासाइट है मर जाएंगे। मतलब कोई भी वो मलहम लगा के, हाँ, उसकी जो दवाई है उनको आराम आने वाला। हाँ जी, एक रात में वो जो सारे पैरासाइट है उसके मर जाएंगे। डेफिनेटली उसको और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन एक नाइट में हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। और वो बच्चा बहुत तंग हो रहा है सिर्फ इसलिए कि हम उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हम उसको स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं लेके जा रहे, हम लोकल डॉक्टर से करा रहे हैं, जहाँ झाड़ फूँक करा रहे हैं क्योंकि माता है। वो पुराना एक बिलीफ है कि स्किन की सारी बीमारियाँ जो पहले लोग जाएंगे कि ये माता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का ये जैसे माता का तो बहुत ही रहता है, ये चिकन पॉक्स जब होती है या इवन मीजल्स जब होती हैं उसमें भी स्किन में रैशेज आ जाती हैं, तब भी मैंने देखा लोग कोई दवाई लेना पसंद नहीं करते। मैडम चिकन पॉक्स और मीजल्स जो है वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। इसमें से मीजल्स का तो क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बहुत कम हो गया उसका इंसिडेंस, लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी बहुत है क्योंकि लोग, पहली बात तो ये कि जिसका वैक्सीन है जो अवेलेबल है, लोग अपने बच्चों को लगाते नहीं हैं। बचपन में अगर हम चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगा दें तो चिकन पॉक्स होने के चांसेस 80% कम हो जाएंगे, और जो होगा वो बहुत माइल्ड होगा। तो ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को टीके दिए जाते हैं, उसमें भी चिकन पॉक्स नहीं है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता ही नहीं है, आपको वो प्राइवेट ही लगवाना है, और बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, पर वो सबसे पहले लोग हमारे पास आते ही नहीं हैं, और जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई होती है। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है बेसिकली। अगर आप उसको 48 आवर्स के अंदर उसकी दवाई शुरू कर दो तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो जाएगा, और अगर पेशेंट ठीक रहेगा तो ये बाकी फैमिली मेम्बर्स को या बाकी सोसाइटी को होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा वो फैलाएगा। चिकन पॉक्स में बेसिकली आपको एक तो जिसको हो गया उसको आप आइसोलेट कर दीजिए, क्योंकि चिकन पॉक्स बहुत हाईली कम्युनिकेबल, बहुत तेज़ी से फैलता है। इस जस्ट लाइक जैसे कोरोना वाले पेशेंट को हम आइसोलेट करते थे, ऐसे करना चाहिए। और लोग ये सोचते हैं कि चिकन पॉक्स जो है वो स्किन टू स्किन इन्फेक्शन फैलता है, नहीं, उसका मेन जो रूट ऑफ जो फैलने का तरीका है वो नेज़ल है, यानी कि सांस से ही फैलता है वो।
और लोग उसको सेपरेट तो कर दिया, लेकिन उसके पास भी आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर एक जने को हुआ है तो उसको ट्रीट कराइए, और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। चिकन पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है और वो बहुत इफेक्टिव है। उससे 80% लोगों में चिकन पॉक्स या तो नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत ही माइल्ड होगा, तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। और इसके बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर साहब, स्केबीज पे वापस आते हुए, स्केबीज को क्या कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी में? मैडम, पंजाबी में लोग इसको बोलते हैं कि खारिश हो गई। मतलब जो पुराने टाइम में जो स्किन डिजीज को ये माना जाता था कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक से दूसरे को फैलती हैं, तो स्केबीज ये सबसे पुरानी बीमारी है। मतलब बहुत पुराने समय से हो रही है। मतलब लोगों को वैसे भी बीमारियां सारी पुरानी, लेकिन ये बहुत समय से पहले बहुत होती थी। अब इसका इंसिडेंस कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोग उसको ट्रीट नहीं करते, और इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है। अगर आप 2 to 3 वीक का ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हो। और ये भी कम्युनिकेबल है, ये भी एक से दूसरे को बहुत फैलती है। तो इसमें आपको अगर आपके घर में एक जने को स्केबीज है तो आप उसका कपड़ा, बिस्तर, साबुन, तौलिया सब अलग कर दीजिए, तो दूसरे मेंबर्स को होने का कम हो जाएगा चांस। और अगर है तो आइडली घर के सब बंदों को एक बार ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। उसमें सिर्फ एक ट्यूब है लगाने के लिए, अगर आप रात भर लगा के सो जाओगे तो सुबह तक वो आपके जितने भी पैरासाइट आपकी बॉडी में है वो मर जाएंगे। तो उसका बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है, लेकिन उसको जब हम नहीं ट्रीट करते वो बढ़ती जाती है। पहले तो फैमिली मेम्बर्स को होगी, फिर आप मान लो किसी शादी पे गए, कोई आपके घर आया, एक सेम आपने मान लो चादर सेम है, बिस्तर सेम है, रजाई सेम है, टॉवल सेम है, वो फिर एक से दूसरे को ऐसे ऐसे करके फैलती जाती है। तो अर्ली ट्रीटमेंट से हम एक तो खुद को ठीक कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी बचा रहे हैं, और सोसाइटी में भी जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं छूत की बीमारियों की, तो जैसे आजकल बारिश का मौसम है, तो एक सुनने में आया है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। फंगल इन्फेक्शन आज की हमारी स्किन की जो ओपीडी है ना, उसमें 20% ओपीडी, सिर्फ 20-30%, और इस मौसम में और ज़्यादा। इतनी पेशेंट जो हैं 20-30% पेशेंट सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के हैं। उसके इतना इन्फेक्शन बढ़ा क्यों? मतलब आज से जब मेरे को प्रैक्टिस करते हुए इतने साल हो गए, 5-7 साल पहले इतने फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स नहीं होते थे बट इतने ज़्यादा नहीं होते थे। उसके 2-3 मेन रीज़न है। नंबर 1 रीज़न, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है कि लोग दवाई जो है लोकल मेडिकल स्टोर से, जब मान लो लोग कहते हैं भी फंगल इन्फेक्शन मतलब ददरी हो गई, तो वो सबसे पहले जाते हैं मेडिकल स्टोर के पास, जो उनके घर में कोई ट्यूब पड़ी है, भी सब वही लगा रहे हैं जी फंगल इन्फेक्शन मतलब दाद के लिए, ददरी के लिए। तो वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, एक ट्यूब खरीदेंगे और लगाना शुरू कर देंगे। और प्रॉब्लम ये है कि वो जो ट्यूब है वो एक मिक्स्ड क्रीम है जिसमें स्टीरॉयड्स हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्टीरॉयड लगाने से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब हम स्टीरॉयड क्रीम लगाते हैं तो एक तो हमारी स्किन पतली हो जाती है, तो जो फंगल इन्फेक्शन टॉप ऑफ द स्किन पे वो धीरे धीरे करके स्किन में पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, मतलब थोड़ा डीपर हो जाता है। तो उसको ठीक करने में इट टेक्स डबल और ट्रिपल द टाइम देन अ नॉर्मल पेशेंट टेक्स। तो एक तो ये कारण हो गया कि फंगल इन्फेक्शन के फैलने ज़्यादा होने का कारण ये है कि हम जो बाहर से लेके क्रीम्स लगा रहे हैं। दूसरा एक रीज़न मेडिकली ये हो गया कि जो फंगल इन्फेक्शन की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत कम दवाइयाँ अवेलेबल हैं और उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। रेजिस्टेंस डेवलप होने का मेन कारण ये है कि लोग जैसे दवाई लेते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते, तो वो बीमारी गई, पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई और वो दवाई भी धीरे धीरे करके उसकी काम करने की क्षमता जो है उस बीमारी में वो कम होती है। तो फंगल इन्फेक्शन का सेकेंड जो मेन रीज़न अभी बढ़ने का वो है दवाइयों का रेजिस्टेंस। दवाइयाँ काम नहीं कर रही। जितनी दवाइयाँ जो मार्केट में अवेलेबल है आज की डेट में, जितने भी सॉल्ट्स अवेलेबल हैं वो कम काम कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि लोग अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते। मान लो कि हमारे पास किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर कहेगा 3 से 4 महीने लगेंगे ठीक होने में, तो 15 दिन में उसको इचिंग ठीक हो जाएगी, वो उसके बाद दवाई बंद कर देगा। तो लेकिन वो इन्फेक्शन, उसको रिलीफ टेम्पररी मिला है, बट परमानेंट रिलीफ के लिए उसको कंटिन्यूस मेडिसिन करनी है जब तक आपके डॉक्टर मना नहीं करते।
तो फंगस भी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकती है? हाँ जी, आजकल ड्रग रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। आज से अगर हम 5 साल पहले देखते हैं तो हम पेशेंट को कहते थे आपको 1 महीना दवाई करनी है। आज हम कहते हैं 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने। हम रोज़ पेशेंट देखते पूरी। आगे क्या होता था, फंगल इन्फेक्शन सिर्फ इंटीमेट एरियाज़ के आसपास होता था। अभी फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में भरा होता है। मतलब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्टीरॉयड लगा के, स्टीरॉयड इंजेक्शन लगवा के, उनकी मतलब सारी ही बॉडी ख़राब हो गई है, उनका वेट बढ़ गया है। ऐसे ऐसे पेशेंट मैं देखता हूँ जिनके 20 केजी वेट बढ़ गया सिर्फ बाहर से दवाइयाँ लेके, इंजेक्शन लगवा के स्टीरॉयड्स के लिए। तो जैसे ही हम दवाई उसको कोर्स कराते हैं उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है, जो उसके एक्स्ट्रा वेट स्टीरॉयड के कारण। तो फंगल इन्फेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आप कम पैसे में कम समय में ठीक हो सकते हो। अगर आप मेडिकल स्टोर से दवाई लोगे आपकी बीमारी जाने नहीं वाली है, वो उसमें स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड आपकी बीमारी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यही हम अपने व्यूअर्स को भी आपके ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि इधर उधर ख़राब होने के बजाय एक बार जाएं, सही इलाज कराएं, ताकि कोई रेजिस्टेंट डिजीज़ ना हो जाए उनको, नहीं तो ज़्यादा ख़राब होने ज़्यादा ख़राब होने का ज़्यादा प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये एक तो स्किन के ऊपर होती है, एक नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन बहुत सुनने को आता है। मैडम फंगल इन्फेक्शन वैसे तो स्किन की फंगल इन्फेक्शन ना 2-3 तरह की, अलग अलग तरह की है, लेकिन जो सबसे कॉमन हमारे उसमें मिलती है उसको टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको दाद और ददरी बोलते हैं। ये स्कैल्प से लेके पैर तक कहीं भी हो सकती है और ये नेल्स को भी इफेक्ट करती है। नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए अगर वो आप फिंगर नेल्स को भी हो सकती है और टो नेल्स को भी हो सकती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी ये, क्योंकि जैसे मेरा टो का नेल है या फिंगर नेल है, ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो इसी तरह इन्फेक्शन भी इनमें से धीरे धीरे करके ही जाएगा। तो आपको कोर्स जो है इसका, फंगस का जो कोर्स है वो प्रॉपरली करना है। इसमें कई पेशेंट्स को हमें 3-4 महीने भी दवाई देनी पड़ती है। तो आपको अगर कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हो। फंगल इन्फेक्शन छूत की बीमारी तो नहीं है जैसे स्केबीज का आपने बोला? बिल्कुल है। ये भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी पेशेंट को यही है कि अपना, जिसको अगर घर में किसी को हो गया तो उसका कपड़ा, बिस्तर, साबुन, तौलिया सब अलग कर दीजिए। नहीं तो ये इसमें स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये फैलता है। तो अगर आप इसको सेपरेट रखोगे, आप जैसे कि आजकल बरसात के सीज़न में आप अगर कपड़ों को अच्छी तरह सुखाएंगे, धूप चढ़ती है तो धूप में, नहीं तो इनको अगर थोड़ी सी भी सीलन कपड़ों में रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस हैं। तो सीलन कम होनी, मतलब नहीं होनी चाहिए आइडली, मतलब जितनी कम सीलन होगी उतने ही जो फंगल इन्फेक्शन है वो कम फैलेगा। अक्सर डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है ना, बारिश के मौसम में जूते गीले हो गए, हाँ जी, सॉक्स गीली हो गई, हाँ वो पैरों में होना शुरू हो जाएगा। हाँ चलिए, जुराबें तो फिर भी चेंज हो जाएंगी, सूख जाएंगी। वो जो जूते हैं वो प्रॉपर्ली सूखे नहीं होते, वो बार बार पहनने से वो फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब पैरों में, जैसे पैर बरसात के पानी में आप एक बार जाए तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मॉइस्ट हो जाएगा एरिया। इसी तरह आपका जो इंटीमेट एरियाज़ हैं वो वेट रहेंगे, क्योंकि पसीना बहुत आता है, अंडर आर्म्स में पसीना बहुत आता है, और फिर वो धीरे धीरे करके इन जगह से धीरे धीरे करके ऊपर को फैलता है, मतलब बाकी बॉडी एरियाज़ में आना शुरू हो जाएगा, फेस पे आ जाएगा, स्कैल्प पे आ जाएगा, और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ ही हर्पीज के बारे में भी, जो सबसे कॉमन इसमें हर्पिस जोस्टर हम कहते हैं, जिसको कि आम भाषा में लोग कहते हैं जनेऊ। जनेऊ क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज इट अफेक्ट्स वन साइड ऑफ आवर बॉडी। जो हर्पिस जोस्टर है, इट नेवर क्रॉसेस द मिड लाइन। ये सेंटर से एक, अगर इधर से होगा तो यहाँ के खत्म हो जाएगा, इधर से होगा तो यहाँ के, सो इट नेवर क्रॉसेस द मिड लाइन। तो इसलिए इसको जनेऊ आम भाषा में लोग बोलते हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन वही बात है कि सबसे पहले लोग जाते हैं झाड़ फूंक के वाले के पास कि इसकी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करनी। अब हर्पिस जोस्टर के जो वेसिकल्स हैं, अगर आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये इतने पेनफुल डिजीज़ है, इट इज़ वेरी पेनफुल, स्पेशली जो ओल्डर एज में, मोर देन 50 ईयर ऑफ ओल्ड एज वाले जो पेशेंट्स हैं, उनमें इट इज़ वेरी पेनफुल डिजीज़। तो इसको हर्पिस जोस्टर में अगर आप विद इन 48 आवर्स आप मेडिसिन शुरू करते हो तो आप ये सोच सकते हो आप उस
पेन को आप 80% ठीक कर सकते हो। उस इतनी ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ है, और अगर ये आई के आसपास हो जाए तो ब्लाइंडनेस भी कर सकती है। बिकॉज अगर आपका वही जो हर्पिस ज़ॉस्टर का छाला जो है वो आँख में हो गया, तो वो आँख आप अगर आप उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हो तो उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर आपकी फेशियल नर्व जो ईयर के पास होती है, अगर वो इफ़ेक्ट होती है तो कुछ लोगों को फेस का लकवा भी हो सकता है। तो हम, लेकिन वही बात है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले जाएंगे उनके, मतलब ये कॉमन है हमारे इंडिया में कि एलोपैथी वाले के पास नहीं जाना, वो पहले झाड़ फूंक वाले के पास जाएंगे। वो कहेगा ये इसके हम विभूत को लगाएंगे, कुछ राख लगाएंगे। उस राख से एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप जो इसमें मेन ट्रीटमेंट का टाइम है जो पहले 3-4 दिन है, अगर आपने वो खो दिए तो फिर आपको उस डिजीज़ को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल हर्पिस ज़ॉस्टर का वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि 50 ईयर ओल्ड से जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि हम उसके इंसिडेंस को कम कर सकें। ये है क्या, होती कैसे हर्पिस? हर्पिस ज़ॉस्टर बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन ही है। ये उसी वायरस से होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला ज़ॉस्टर वायरस कहते हैं। तो जब हमें मान लो किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हो गया, तो उसका जो वायरस का कुछ वायरस जो है वो हमारी नर्व्स में जाके डॉर्मेंट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जाके स्टे कर जाता है और कुछ कहता नहीं है। तो जब भी हमारी कभी फ्यूचर में कभी भी ओल्डर एज में जाके, जब हमारी मान लो हम डायबिटिक हैं, कोई और हमारी दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो उस नर्व से वो बाहर निकल के वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एकदम बेसिकली जो हर्पिस ज़ॉस्टर है वो एक नर्व्स की बीमारी है, नर्व्स का इन्फेक्शन है, लेकिन वो दिखता स्किन में है, तभी ये इतना ज़्यादा पेनफुल है। इसमें जो पेन होती है उसको न्यूरल्जिया बोलते हैं, यानी कि नर्व पेन बोलते हैं। तो ये बेसिकली नर्व्स का इन्फेक्शन है जो दिख आपको स्किन में रहा है। तो अगर आप उसको ट्रीट करते हो तो आप उस नर्व पेन जो न्यूरल्जिया है उसको आप बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हो। ये भी छूत की बीमारी है? ये छूत की बीमारी नहीं है। ये जिसको भी चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है उसको हर्पिस ज़ॉस्टर कभी भी हो सकता है, लेकिन हर्पिस ज़ॉस्टर से कुछ चांसेस हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को चिकन पॉक्स हो सकता है, बट दैट इज नॉट वेरी कॉमन, बट इट कैन अकर। लेकिन हर्पिस ज़ॉस्टर से हर्पिस ज़ॉस्टर नहीं होगा। अगर एक बंदे को जनेऊ हुआ घर में तो ये नहीं है कि बाकी मेंबर्स को जनेऊ हुआ, लेकिन हर्पिस ज़ॉस्टर क्योंकि वायरस इज द सेम चिकन पॉक्स, तो उससे कुछ फैमिली मेंबर्स में अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हर्पिस ज़ॉस्टर में, तो वो वायरस बहुत ज़्यादा बॉडी में फैल जाता है, उसको वायरीमिया बोलते हैं। तो फिर उससे फैमिली मेंबर्स में चिकन पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली बच्चों में, बट इट इज़ नॉट दैट कॉमन, इतना कॉमन नहीं है। तो इट इज़ नॉट दैट कम्युनिकेबल, इतना ज़्यादा नहीं फैलता। डॉक्टर साहब, आमतौर पे बच्चों को डाइपर लगाना पड़ता है और वो डाइपर बहुत रेगुलरली यूज़ किया जा सकता है, मान लीजिए ऑलमोस्ट दिन में 24 घंटा यूज़ होता है, तो वो डैमेज करता है बच्चे? बिल्कुल। जो डाइपर है बेसिकली वो कभी कभी यूज़ करने वाली चीज़ है। जब हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो स्किन हमारी डैमेज होएगी, बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर तो रहेगा ही। और बच्चों की जो सबसे कॉमन स्किन डिजीज़ है, जो स्किन में सबसे कॉमन बच्चों में डिजीज़ आती है, वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसको आम भाषा में लोग एक्जीमा भी कहते हैं। तो जिन बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जीमा है उनको तो डाइपर और तंग करता है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले बच्चों में भी अवॉइड करना चाहिए, कम लगाना चाहिए। मतलब ज़रूरी है तो लगाना है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको लगाना है, लेकिन ये नहीं कि 24 आवर्स आप डायपर लगाओ। तो जो एटोपिक डर्मेटाइटिस बेसिकली है वो एक स्किन की बहुत कॉमन डिजीज़ है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, अभी इंडिया में भी होने लग पड़ी है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है? वहाँ पे जो एक तो इंडोर बहुत रहते हैं बच्चे, मतलब वहाँ पे जो हीटेड इन्वायरमेंट में बेसिकली एक हम कह सकते हैं कंडीशनड इन्वायरमेंट में लोग ज़्यादा रहते हैं, हीट बहुत यूज़ होती है उसके कारण, और उनकी स्किन वैसे भी सेंसिटिव है, ड्राई ज़्यादा है, ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत कॉमन है वहाँ पे, लेकिन अभी इंडिया में भी कॉमन होने लग पड़ा है। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस में क्या हो गया कि लोग ये सोचते हैं कि ये ना एक गंदगी की बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपकी स्किन का जो आपका हमारे स्किन में बेसिकली एक बैरियर है, जो हमारा स्किन बैरियर है, जो हमारा स्किन के जो टॉप लेयर है वो एक बैरियर का काम करती है। वो हमें
स्किन डिजीजेज से बचाती है। तो जो इसमें बिकॉज ऑफ इम्यून चेंजेस हमारा जो बैरियर है वो डैमेज हो जाता है, वो डिसरप्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो उन बच्चों में स्किन डिजीजेज होने के चांसेस, उनको इचिंग होने के चांसेस या रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेनली इची रैश होगा, स्पेशली जैसे हमारे ये फोल्ड्स हैं, एल्बोज़ के फोल्ड हैं, नीज़ के फोल्ड्स हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। 1 से 2 साल के बच्चों में ये शुरू होता है एंड इट कैन लास्ट अप टू 7 to 8 ईयर्स, और कुछ बच्चों में और लंबा भी चला जाता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में बेसिकली इसमें क्या है कि आपके रिलैप्सेस और रिमिशन हम बोलते हैं, यानी कि एक आपको एकदम डिजीज़ वर्सन होती है, फिर काम आएगा 2-3 महीने 6 महीने बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, सीजनल चेंज आ गई, जैसे कि अप्रैल में जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें बढ़ जाता है ये, फिर सर्दियों में बढ़ जाता है जब स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस इन चेंज ऑफ सीज़न में हमेशा बढ़ता है, और इसमें बीच में ऐसा टाइम आएगा कि बच्चा काम रहेगा, उसकी इचिंग ठीक हो गई है। दूसरा इसमें बढ़ने का कारण है हमारे जैसे हम कपड़े, जो सिंथेटिक कपड़े ज़्यादा डालेंगे उससे बढ़ेगा। वूलन क्लोथ्स बॉडी को टच नहीं होने चाहिए, मतलब जिन बच्चों की एटोपिक टेंडेंसी है उनका होना चाहिए कि वूलन क्लोथ के नीचे कॉटन क्लोथ आप डाल के फिर डालो वूलन क्लोथ, ताकि वो उसकी स्किन जो है वो इरिटेट ना हो। जैसे ही इरिटेट होगी वो उसके साइकिल शुरू हो जाएगा, इचिंग शुरू हो जाएगी, जख्म होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो इचिंग बढ़ती जाती है। इन बच्चों में इवन जो मॉस्किटो बाइट्स हैं उसकी रिएक्शन भी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी स्किन सेंसिटिव है, तो उनमें ज़्यादा मॉस्किटो बाइट के बाद इचिंग है। तो मॉस्किटो बाइट भी हमें अवॉइड करनी है, अभी उसमें कम हम उसको कवर करके रखें, स्पेशली जैसे कि अभी ये इस सीज़न में, रेनी सीज़न में मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपको हार्श क्लिनज़र नहीं यूज़ करने, सॉफ्ट सोप आप कम यूज़ करिए, बार बार सोप नहीं, जैसे कि दिन में 2 बार, लोग सोचते हैं कि ये तो गंदगी के कारण हो रही बीमारी, तो वो दिन में बच्चे को 2 बार नहला रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, हार्श सोप लगा रहे हैं, नहीं, इसमें हमें सोप कम यूज़ करना है और खूब सारा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। जितना आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे, अगर आप दिन में 3-4 बार भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, उतना आप दवाइयों से बच के रहोगे। और मॉइस्चराइज़र लगाने का सबसे अच्छा जो समय है वो है पोस्ट बाथ, जब हमारी स्किन में मॉइस्चर है उसके ऊपर अब जब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो उस मॉइस्चर को रिटेन करेगा। जब हम उसके ऊपर एक बैरियर लगा देंगे तो उसको, वो स्किन को ज़्यादा लंबे समय के लिए मॉइस्चर रखेगा उसमें। स्किन पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से पड़ जाते हैं। ये जो बीमारी जो कॉमनली जिसको लोग बोलते हैं फुलवैरी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो इसका जो मेडिकल टर्म है वो है विटलाइगो, जहाँ लोग इसको ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। तो फुलवैरी जो है बेसिकली उसमें क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारी जो बॉडी के सेल हैं वो हमारी बॉडी पे के सेल को ही डैमेज कर रहे हैं। तो उसमें लॉस ऑफ पिगमेंट है, जो हमारा मेलानिन, जो हमारा पिगमेंट है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, जहाँ जो पिगमेंट बनाने वाले सेल हैं जिसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी डेफिशिएंसी के कारण विटलाइगो के वाइट पैचेस बनते हैं। ये एक छोटे बच्चे से लेके, मतलब 2-3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के एज तक हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, पर बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है। इसमें इसकी बेसिकली ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि ये कम्युनिकेबल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि अगर फुलवैरी है, कई लोग इसको कुष्ठ रोग से भी करते हैं, अब उसके साथ भी शायद कुष्ठ रोग तो नहीं है। तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि एक दूसरे से फैलती हुई बीमारी नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ देखने में हमारी सोसाइटी में इसको बहुत बुरा माना जाता है। स्पेशली मैरिजेबल एज में अगर किसी को हो जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन वही है कि इसमें भी लोग ट्रीटमेंट बहुत लेट शुरू करते हैं। विटलाइगो का जो ट्रीटमेंट है, अगर आप सिंगल पैच आपके विटलाइगो है, आप विटलाइगो का शुरू करते हो तो ज़्यादातर चांसेस है आपको बीमारी को बढ़ने से रोक लोगे। अगर बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी फिर उसको ठीक करना आसान हो जाएगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम जो पेशेंट जो पूरा, कई लोगों के पूरी बॉडी पे जनरलाइज्ड विटलाइगो हम पेशेंट देखते हैं जो आम पब्लिक में घूम रहे हैं, वो बेसिकली वो पेशेंट है जिन्होंने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, जहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ नहीं प्रॉपर। तो अगर हम उस स्टेज में से बचना चाहते हैं तो हमें अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। आजकल इसका जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो फोटोथेरेपी है, किरणों से इलाज किया जाता है। इसके लिए स्पेशल लाइट्स आती हैं जिसके आप इसको ठीक कर सकते हो और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है।
तो स्पेशली बच्चों में नैरो बैंड यूवी थेरेपी बोलते हैं हम उसको, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक तरह कह सकते हैं हम गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। और वो सब जगह अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो एक पूरा चैम्बर चाहिए, लेकिन वो लोगों को ज़रूर लेना चाहिए और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये लोकलाइज्ड होता है ऑटो इम्यून इफेक्ट जो है, या ये बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं? देखिए, विटलाइगो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है। किसी के एक पैच भी हो सकता है, किसी की पूरी बॉडी पे भी हो जाता है। तो एक तो वो आपकी अंदर से डिपेंडेंट है कि आपकी बीमारी कितनी फैल गई। कई लोगों को विटलाइगो के साथ और ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे थायराइड वगैरह भी हो सकता है। तो वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उसको हम थायराइड को ठीक करेंगे तो विटलाइगो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विटलाइगो का ट्रीटमेंट आपको सेपरेट लेना है। ऑटो इम्यून डिजीजेस से मैंने एक और ऑटो इम्यून डिजीज है, पता नहीं ऑटो इम्यून ही है शायद, सोराइसिस का भी। सोरियासिस भी मैडम ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है। तो जो सोरियासिस है बेसिकली ये भी बहुत कॉमन है, बहुत ही हम पेशेंट देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, स्केली पैचेस बनते हैं, जैसे कि ये एक तरह आप समझ लो कि स्किन का डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ की शुरू में जो पेशेंट हमारे पास आता है वो कहता है मेरे सर में डैंड्रफ है जो ठीक नहीं हो रहा। तो वो डैंड्रफ, एक जो नॉर्मल डैंड्रफ जब जमना शुरू हो जाए सर में और उसके नीचे रेड पैचेस, बहुत सीवियर इचिंग होनी, तो वो सोराइसिस हो सकता है। तो उसके लिए, सोराइसिस के लिए भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें ज़्यादा जो एरिया इन्वॉल्व होते हैं जैसे एल्बोज हो गया, नी हो गया, स्कैल्प हो गया, और फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और हर एक को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी बॉडी का सोराइसिस होगा, किसी को सिर्फ स्कैल्प में हो सकता है, किसी को लोकलाइज पैचेस हो सकते हैं। तो इसको भी ट्रीट करना चाहिए। बट सोराइसिस की एक चीज़ है कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि जैसे शुगर है, हम उसको क्योर नहीं कर सकते पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह सोराइसिस की अगर आप 1 या 2 टैबलेट आप डेली की खा रहे हो तो उससे आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। और पर ये 100% क्योर भी नहीं होगी कभी। इट इज़ नॉट ए क्योरेबल डिजीज। इसको कोई मतलब ऐसा ट्रीटमेंट आज की डेट में नहीं है कि हम इसको कहें कि हम इसको क्योर कर सकते हैं। बट धीरे धीरे करके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। अभी इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत महंगा है कि अगर आप एक इंजेक्शन लेते हो मंथली, एक इंजेक्शन, या 3 मंथ्स के बाद एक इंजेक्शन लेते हो तो आपका सोराइसिस कंट्रोल में रहता है। बट अभी इट्स टू कॉस्टली इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उससे आप उसको, अगर आप महीने में 1 इंजेक्शन या 3 महीने में 1 इंजेक्शन लेते हो तो आपकी बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी होती है जैसे लोगों को बैठे बैठे ना लाल लाल रैशेज होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे थप्पड़ या वो ये पड़ने शुरू हो अर्टिकेरिया, जाते हैं। हाइव्स बोलते हैं इसको, पंजाबी भाषा में लोग कहते हैं तफ्फड़ हो गए। सो बेसिकली वो स्किन की एलर्जी है, वो स्किन की एलर्जिक रिएक्शन है और ये भी बहुत कॉमन हो गई है आजकल। तो इसमें एलर्जिक रिएक्शन है टू समथिंग विच वी डोंट नो। और ये एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये समझने का है कि ये ब्लड की एलर्जी नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्किन की एलर्जी है। हो सकता है कि आपको और कोई एलर्जी इसके साथ एसोसिएटेड हो, मान लो आपको एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, लेकिन ये वाली जो एलर्जी, जो अर्टिकेरिया या तफ्फड़ है, ये स्किन की ही प्रॉब्लम है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें पहली बात तो ये कि ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। जो लोग कहते हैं कि हम एलर्जी का टेस्ट कराएंगे इसके लिए, एलर्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता अर्टिकेरिया के लिए। इसमें आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेनी है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लगातार लेनी पड़ेंगी कि जब एलर्जी हो गई तब लेनी? नहीं, आपको हो रही है रेगुलरली तो आपको कुछ लंबे समय के लिए खानी पड़ेगी। कुछ लोगों को 3 महीने, कुछ लोगों को साल के लिए भी खानी पड़ती है। बट इवेंचुअली अर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। मतलब ये आप अगर लॉन्ग टर्म एंटी एलर्जिक लेंगे तो ये ठीक हो जाता है। अक्सर मैं आपसे कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में पूछना चाहती हूँ जो सोसाइटी में प्रचलित हैं और क्लियर हो जाएंगी लोगों की भी। कहते हैं कि लगातार नेल पॉलिश लगाने से या उसको लगाए रखने से नाखून खराब हो सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। देखिए मैडम, नेल्स की जो सारी डिजीजेज है ना वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है। नेल्स की, जैसे हमारे फिंगर नेल्स है, उसमें एक तो फंगल इन्फेक्शन तो है ही, इसके अलावा जो उसकी दूसरी प्रॉब्लम है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोप। अगर हम बार बार हैंड वॉश करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने सैनिटाइज़र बहुत यूज़ किया तो हमारे नेल्स उससे ब्रिटल हो जाते हैं। नेल्स के आसपास की स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है। जब वो स्किन डैमेज होती है तो वो नेल्स भी उसमें इफ़ेक्ट होते हैं।
नेल पॉलिश का ऐसा, कई लोगों को आदत होती है कि मान लो नेल पॉलिश आज लगाई, कल नया कलर लगाना है, फिर उसको किया, तो अल्टीमेटली आप केमिकल्स उसको बार बार लगा के रिमूव कर रहे हो, उससे आपकी नेल्स की डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह टो नेल्स में जो फुटवेयर है उसका बहुत रोल है। इन ग्रोइंग टो नेल होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम फुटवेयर बहुत टाइट डालते हैं। जितने भी अच्छे डिज़ाइन आते हैं, लेदर शूज़ हो गया, फीमेल्स के लिए शूज़ हो गए, वो टाइट होते हैं। जो हाई हील्स होती हैं वो भी आपका वो प्रेशर जो है नेल्स पे पड़ता है, उसके कारण आपके नेल्स डैमेज होते हैं। तो टो नेल्स में जो एक फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे शूज़ हैं, हम कैसे शूज़ डाल रहे हैं। और फिंगर नेल्स के लिए हम कितने केमिकल्स हैंड में लगा रहे हैं, जहाँ कितनी बार हैंड वॉश कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंगल इन्फेक्शन के अलावा। प्रोफेशनल मेकअप कराते हैं, वो मेकअप किट यूज़ होती है, वही ब्रशेज़ यूज़ होते हैं एक के बाद एक सब पे, वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। मान लो कि अभी जैसे हम फंगल इन्फेक्शन की ही बात कर रहे थे, वॉट्स एक बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है आजकल, वायरल वॉट्स हैं। वायरल वॉट्स जो फेस पे होने का मेन कारण हमारा, जैसे थ्रेडिंग करवा रहे हैं हम, तो किसी को वायरल वॉट्स हैं तो वो एक से दूसरे को स्प्रेड करेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे का सामान हम ना यूज़ करें। अपने सलून पे बोलें कि मेरा सामान को अच्छी तरह क्लीन करके यूज़ किया जाए। एक वॉट्स बहुत ही कॉमन आजकल हम बीमारी देख रहे हैं, बहुत कॉमन हो गई। एक तो हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो इम्यूनिटी कम होने से ज़्यादा होते हैं, तो वो बढ़ रहे हैं वायरल वॉट्स। और एक ये कम्युनिकेबल है वो, तो वो जो ये मेकअप वाला है, जहाँ सैलून से जो हमारे ज़्यादा हो रहा है, वो बेसिकली वॉट्स का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया। तो इसलिए हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए कि कॉमन सामान नहीं यूज़ करना। लिपस्टिक्स, ब्रशेज़, एवरीथिंग, इवन पाउडर पफ्स, हाँ, पाउडर पफ्स, ये सब जो है ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये बहुत कम्युनिकेबल है। ये वायरल वॉट्स जो हैं आईब्रोज के आसपास लोगों को बहुत होते हैं। अपर लिप्स जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं, वो वही पाउडर वही ब्रश से वो यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली थ्रेड तो अलग यूज़ होता है, लेकिन लोग सोचते हैं भी थ्रेड तो अलग है, लेकिन जो आपका वो जिस ब्रश यूज़ करते हैं या पाउडर यूज़ करते हैं या उसके पाउडर लगाने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं, जब वो कॉमन होता है तो उससे वायरल वॉट्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पार्लर्स में जाके जब हेयर कटिंग वगैरह ली जाए तो वही ब्रश, वही कंघी सबके यूज़ होती है। हाँ जी, वो वही कारण है। जब उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली स्कैल्प में भी वॉट्स होते हैं। जो हमारे वॉट्स एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, स्कैल्प में भी होता है। वो इसी ऐसे ही फैलता है। मतलब हम जब मान लो कि घर में किसी को एक जने को वॉट्स हैं, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वॉट्स भी एक बीमारी है जो स्कैल्प से लेके टो तक हो सकती है। हमारे इवन जो हमारे सोल्स हैं उसमें भी वायरल वॉट्स होते हैं, उसको हम प्लांटर वॉट्स बोलते हैं। वो शूज़ शेयर करने से हो जाते हैं। एक दूसरे के शूज़ शेयर करोगे तो उससे वायरल वॉट्स हो जाएगी। अपने स्किन की, हेयर की, नेल्स की, हर चीज़ की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए? मैडम, सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी डाइट, मतलब हमारी हेल्दी डाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि एक तो प्रोसेस्ड फूड जितना हम ज़्यादा खाते हैं ना, वो हर तरह हमारी स्किन को या बॉडी को कहीं ना कहीं तो नुकसान करता ही है। दूसरा है, इसमें विटामिन्स होने चाहिए, प्रॉपर मिनरल्स होने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। रूटीन डाइट से मिल जाता है। आम रूटीन डाइट से, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें विटामिन्स बहुत होंगे, फिर फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, ये सारी चीज़ें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपको फिश से मिल जाएंगे।